Okay. So let us start boron family. JEE Main PYQs 2019, 2020 and 2021 combined. बोरॉन फैमिली से क्या क्या चीजें आई हैं उसका एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following strongest back donation is expected। ये भी आप शुरुआत में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते वक्त पढ़ते हैं कि BF3 में सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस क्लोज है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस तरह से ये बैक बॉन्डिंग होती है एस। अच्छा, मुझे एक बात और आप लोग बताओ कि यहाँ तो अपन चलो बैक बॉन्डिंग करा देंगे और 2p पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है। क्या 3p पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है? इज इट पॉसिबल? 3p पाई नहीं होती। ओके। अच्छा, देन बताओ आप क्या। अच्छा, तो 2p पाई होना चाहिए। आ, अच्छा, 3p पाई होना चाहिए ऐसा बोल रहे हो? नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। तो 2p पाई 4d पाई क्या ये पॉसिबल होती है? ये बताओ, क्या ये पॉसिबल होती है? नहीं होती। नो। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है क्या जहां पे ये वाली बैक बॉन्डिंग हो रही? कोई भी नहीं है क्या? तो हाँ, साइज तो बढ़ गया, अच्छी बात है, फिर वही बात है, साइज तो बढ़ गया है, अच्छी बात है, लेकिन एक कंपाउंड है NGEH3 होल थराइज। यहां वी हैव 2p पाई 4d पाई बैक बॉन्ड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल that you should know. This is the only compound where 2p pi 4d pi back bonding is observed. इस कंपाउंड में देखा गया ये बात। और 3p पाई क्यों नहीं है सर? तो लॉजिक वही है कि लॉजिक नहीं है, बस अपन ने AlCl3 के मॉलिक्यूल को देखा, यहां हमें कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड होने के अच्छे एविडेंस नहीं मिले, या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हम नहीं देख पा रहे जहां पे यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड्स होने के एविडेंसेस हो। एंड देयरफॉर वी से कि 3p पाई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नहीं यार, ये PDF तो नहीं मिल पाएगा, PDF में कर नहीं रहा हूँ मैं, एनोटेट कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये जो मैं लिखा हुआ हूँ ये तो नहीं मिल पाएगा, रिकॉर्डिंग रहेगी तो उससे देख सकते हो। मेटल कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्डिंग काउंट नहीं होती 2p पाई 4d पाई में। अच्छा, मेटल कार्बोनिल में, यहाँ पे मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हो, अब वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है वहां पे, ठीक है। ये मेटल कार्बोनिल भी इन्होंने एग्जांपल दिया है। मेटल कार्बोनिल में भी जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो तुम्हारा कहना है कि ये 2p पाई 4d पाई में काउंट नहीं होती, ऐसा पूछ। तो मेटल कार्बोनिल इनकी बात हम ले लेते हैं। आप ये बताइए बेटा, जब मेटल कार्बोनिल में आप बॉन्ड बना रहे होते तो वो p पाई में नहीं जाता है, वो पाई स्टार में जाता है, अगर आपको थोड़ा ख्याल होगा तो। याद आ रहा है? ये CO के पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा होता है, तो इसके फील्ड से वो इधर जा रहा होता है।
तो वो आप 2p पाई 4d पाई के एग्जाम्पल में काउंट नहीं करेंगे इस वजह से। ठीक है, ऑल दो वहां बैक बॉन्डिंग है मार्क्स। हाँ लेकिन वो उसमें तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इसी वजह से आपने एक पॉइंट और बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि BF3 जो है सबसे पुअर लुइस एसिड हो जाता है इसमें, सबसे पुअर लुइस एसिड हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन, इसी रीजन की वजह से कि इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। चलिए, तो ज्यादा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन इज based on diborane and it says that diborane, अच्छा इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो डाइबोरेन इज prepared by the oxidation of NaBH4 and I2। आज मैं थोड़ा धीरे करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े कम है और आराम से हो जाएगा, अच्छे से समझते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ और लेंगे आज, लेकिन हम विद इन एनसीईआरटी रहने की कोशिश करेंगे। Diborane is prepared by oxidation of this. This is an important reaction. This is an important reaction. आपको पता होगा ये रिएक्शन, आई गेस। क्या होता है इसमें, NaBH4 जो है वो रेड्यूस करता है I2 को, है ना। वो I2 को रेड्यूस करता है आयोडाइड में और B2H6 फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ रिएक्शन एंड इट रिएक्ट्स विथ एनसीईआरटी की लैंग्वेज कभी कभी समझ नहीं आती है, तो फिर कहाँ से पढ़े। बताता हूँ, ये सब बातों को करेंगे अपन क्लास के बाद में, बता दूंगा, पूछ लेना। अभी थोड़ा सा मैं पढ़ा लूँ। NaBH4 एंड I2 का जब रिएक्शन होता है तो NaBH4 कन्वर्ट्स टू B2H6 एंड आयोडाइड तो सोडियम आयोडाइड में जाएगा शायद। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेम्बर कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन आपको परेशान कर सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें ना B2H6 में हम इतना खो जाते हैं कि हम इस हाइड्रोजन को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल इजी रिएक्शन, आपको ध्यान में रखना है भाई, और कोई इसका वो रास्ता नहीं। और इसका कोई सॉल्वेंट भी है ना, किसी को याद है? ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सॉल्वेंट था इस रिएक्शन का। ये रिएक्शन किस सॉल्वेंट में होता है? एनसीईआरटी में शायद दिया होगा, तो ठीक है। डाइग्लाइम में होता है क्या? यस, डाइग्लाइम में होता है ये, है ना। ये डाइमेथॉक्सी और डाइथिलिन ग्लाइकॉल है, सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ज्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। पता है तो ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया है अगर, तो फिर नहीं दिया है तो फिर ठीक है, मेंस में नहीं आने वाला, नहीं दिया तो नहीं आने वाला। कुछ ऐसा होता है वो, स्ट्रक्चर पूछ रहा है बच्चा तो मैं बता दूं, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, आप थोड़ा पता रहे तो अच्छी बात है। ईच बोरॉन इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या बोल रहे हो? स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहिए। गिवन बिलो, क्या गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ दिस एंड दिस। अरे ठीक है ना यार, स्टेटमेंट मत पकड़ो, छोड़ो, ठीक है। अब वो रिएक्शन मान लो वो ऐसा बोलना चाह रहा है, उसकी इंग्लिश को मत ध्यान दो आप। तो ठीक है, तो ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। एंड ईच बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, बिल्कुल गलत बात है ना। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है डाइबोरेन में। स्ट्रक्चर तो बच्चा बच्चा जानता है इसका, बनाना बॉन्ड, है ना।
बच्चा बच्चा जानता है इसके स्ट्रक्चर को। ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। नॉन प्लेनर होता है, ध्यान रखेंगे, नॉन प्लेनर भी होता है ये। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और बाकी इधर नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड से 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, गलत बात। डाइबोरेन हैज 1 ब्रिज्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, गलत बात, 2 होते हैं, तो ये भी गलत। डाइबोरेन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी गलत। स्ट्रक्चर पे सवाल था, सीधा स्ट्रक्चर है, सभी बच्चों को पता रहता है, काफी है इतना, ठीक है, और इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है, नॉर्मल हो जाता है बच्चों के लिए। देखो अगला क्वेश्चन भी B2H6 के स्ट्रक्चर पर है शायद, वही है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6। देखो B2H6 के स्ट्रक्चर्स पे बहुत बातें हो रही। ऑल BHB एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, कैसे हो सकता है ये? अभी हमने बोला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, अभी हमने बोला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये 120 डिग्री बोल रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। 2 BHB bonds are not of same length, 2 BHB bonds are not of same length, तो ये भी गलत बात हो गई, ठीक है। बिल्कुल ये सेम लेंथ का ही होता है, ये जो आपका बनाना बॉन्ड इधर ऊपर बना हुआ है, ये बिल्कुल सेम लेंथ का ही होता है, सेम लेंथ का होता है, सब ऑब्जर्व्ड चीजें। टर्मिनल BH bond have less p character when compared to bridging bonds, टर्मिनल have less p character, ठीक है, ये भी ठीक है। टर्मिनल BH bonds have less p कैरेक्टर, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे? p कैरेक्टर को थोड़ा जल्दी से बता दो, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस p कैरेक्टर को? ठीक है, टर्मिनल, अच्छा ठीक है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है, कुछ s कैरेक्टर आ रहा है। टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव लेस p कैरेक्टर। अच्छा, टर्मिनल बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? इसमें टर्मिनल और ये वाले बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? टर्मिनल वाला बॉन्ड। कुछ बच्चे ब्रिज वाला कह रहे हैं, टर्मिनल कह रहे हैं, कुछ बच्चे ब्रिज वाला कह रहे हैं, फिर टर्मिनल कह रहे हैं। देखो टर्मिनल वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं ऐसे, जो कि जब रिएक्शन कराया जाए ना, तो ये वाला हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि इधर फ्रेगमेंटेशन दो तरफ से करनी पड़ती है, समझो, कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ इस हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन होगा ना, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो देरी से निकलेगा, या ये पहला टारगेट नहीं होगा, बिकॉज इधर इसको निकालने के लिए 2 साइड फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है, दो तरफ से तोड़ना। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप इस BH बॉन्ड को देखें और इस BH बॉन्ड को देखें, तो टर्मिनल वाला जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, टर्मिनल वाला स्ट्रॉन्गर होता है, और स्ट्रॉन्गर होता है तो लेस p कैरेक्टर, ठीक बात है, ये भी p कैरेक्टर कम है तो इलोंगेशन थोड़ी कम है, और इलोंगेटेड कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ जैसा आप सोच सकते हो, इलोंगेटेड अगर वो कम है तो, क्योंकि p ऑर्बिटल इलोंगेशन को डिनोट करता है, तो ये स्टेटमेंट सही समझ में आ रहा है। कम इलोंगेटेड है तो फिर आप समझ सकते हो बॉन्ड लेंथ वाली बात हो जाएगी और थोड़ा स्ट्रेंथ पे आ जाएगी, तो ये चीज ध्यान रखें आप, ये जो पॉइंट फ्रेगमेंटेशन और ये वाला बताया, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नजर आता है। क्या ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है? क्योंकि ये थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो अच्छी बात है।
इट्स फ्रैगमेंट BH3 बिहेव्स एज अ लुईस बेस। ये तो गलत है, सरासर गलत है। BH3 कब से लुईस बेस हो गया? ये तो लुईस एसिड है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, नहीं दिया है। चलो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब आग तो आ तो गया है, लेकिन बाकी इजी क्वेश्चन है क्योंकि बाकी तीन ऑप्शंस बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए गए हैं, है ना। तो आप ऑब्वियस है, आपको नहीं भी पता है तो ऑप्शन सी आप मार्क कर देंगे, बट अपन ने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, तो उस तरह से सोचोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब आते हैं आगे। मुझे स्पेशली बोरॉन फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली बोरॉन मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती है, उसके कंपाउंड्स की स्टडी करना काफी अच्छा लगता है, स्पेशली बोरॉन की। एनसीईआरटी में तो खैर काफी कम दिया हुआ है, बट बोरॉन एक काफी अच्छा कंपाउंड है। उसकी स्टडी करने, उसके रिएक्शंस, इवन एलिमेंटल बोरॉन की भी अगर स्टडी करी जाए तो उसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं उसके। बट अभी हमको भावनाओं में नहीं बहना है और क्वेश्चंस करना है सिर्फ। चलिए, तो डाइबोरेन B2H6 रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विथ ऑक्सीजन एंड H2O प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। पता है ना ये रिएक्शन? बढ़िया बढ़िया रिएक्शन रिवाइज कर रहे हैं भाई। देखो, B2H6 विथ ऑक्सीजन, डाइबोरेन को जब जला दिया जाए ऑक्सीजन के साथ, क्या होता है? भयंकर वाली हीट रिलीज होती है, ध्यान रखना। लगभग 2000 किलोजूल पर मोल की हीट रिलीज होती है। बनेगा तो ऑब्वियसली B2O3, और बहुत तगड़ी वाली हीट रिलीज होती है। ठीक है, यस, रॉकेट फ्यूल, यस, रॉकेट फ्यूल भी है ये। तगड़ी हीट रिलीज होती है, लगभग एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा इसलिए मैं लगभग 2000 किलो जूल पर मोल लिख रहा हूं, अप्रोक्स है ये। ठीक है, और पानी के साथ, क्या पानी के साथ ये रिएक्ट करता है B2H6? सर बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। पानी के साथ ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बोरॉन का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सी एसिड बन जाएगा। अब बोरॉन का रो धो के आपको एक ही ऑक्सी एसिड बहुत फेमस वाला याद आता है, वो है H3BO3, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो आप यहाँ H3BO3 बनाइए और साथ में, अब हाइड्राइड है बेचारा तो H+ पाके कहीं से हाइड्रोजन बन के फुर्र हो जाएगा और H2 निकल जाएगी। तो वी हैव B2O3 एंड कहाँ गया ऑप्शन B2O5, एंड ये मिसप्रिंट है भाई, ठीक है, ये B2O3 होगा, B2O3 एंड H3BO3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मिसप्रिंट होगा, B2O5 कहां से होने लगा। तो दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, सभी रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए अच्छे से, और अगर अभी इसमें पूरे रिएक्शंस क्वेश्चन में अगर नहीं कवर होते तो हम वो एक्स्ट्रा रिएक्शंस को एक बार फटाफट से उसको अभी रिवाइज भी कर लेंगे अगर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो। नाउ लुक, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दिस रिगार्डिंग ग्रुप ऑक्साइड्स। अरे ऑक्साइड्स की तो अभी दोनों क्लास में हमने बात कर ली। बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक है, जी हाँ एसिडिक है। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, हाँ एल्यूमिनियम भी था उस हमारी एम्फोटेरिक वाली लिस्ट में और गैलियम भी था, दोनों था, तो हाँ बिल्कुल ये भी है। ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थेलियम आर बेसिक, जी हाँ ये नीचे आ जाएंगे ना तो मेटालिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे, तो ये बेसिक भी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा थेलियम है, थेलियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवरेबल होती है, थोड़ा जल्दी बताएं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट फेवरेबल होती है? ठीक है, वेरी गुड, +1 फेवरेबल होती है ना। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से हम कहते हैं कि ये +3 जो है वो उतना स्टेबल ना होके +1 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन TLI3 कैसे बन जाता है फिर? बहुत फेमस कंपाउंड है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, गुड। तो दिस इज TL एक्चुअली +1 ही है एंड I3 -1। अब मुझे आप लोग ये बताओ, मैंने शायद आप लोगों को कुछ
कुछ दिन पहले किसी क्लास में मैंने शायद बताया था, ये I3- कैसे फॉर्म होता है बताया था ना। हाँ ठीक है, ब्राउन है, ठीक है ब्राउन है, हाइब्रिडाइजेशन भी बढ़िया है। लेकिन आप लोगों को मैंने ये समझाया था, किसी को याद है वो की पॉइंट? यस, वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल से फॉर्म होता है। I2 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डाइपोल इंड्यूस करता है आयोडाइड की वजह से। सिंस ये क्लाउड बहुत बड़ा है, तो ये डाइपोल जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर लेता है, और आपके पास ये एज अ होल एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगता है। I3-। Br3- इसीलिए नहीं करता एग्जिस्ट, क्योंकि उसका क्लाउड इतना बड़ा नहीं होगा कि वहां एक अट्रैक्शन क्रिएट हो सके। चलिए, तो अच्छी बात है। खैर ये क्वेश्चन तो आसान था, हमने बातचीत थोड़ी बहुत कर ली एक्स्ट्रा। इज एनी वन एक्टिंग एज अ लुइस बेस? वेयर कहा लुइस बेस? इसमें लुइस बेस I3- में बोल रहे हो? हाँ, I3- का फॉर्मेशन, अब लुइस बेस लोग इसको ऐसा करके बोल देते हैं और क्वेश्चन बना देते हैं अपने मन से कि I2 है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये I2 जो है ये किसकी तरह, ये जो I- है ये लुइस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये लुइस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। लोगों का अपना अपना नजरिया होता है, तो ऐसे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो 10 लोग 10 तरह से बताएंगे कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो ठीक है, चलता है। देन देखो उसी पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो सिंपल एल्यूमिनियम इज यूजुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, थैलियम एग्जिस्ट इन +1 +3, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस, डन हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें कोई खास बात है नहीं, सभी को पता रहता है। आप शुरुआत में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 11th में पढ़ते हैं, तभी सीख जाते हैं इस चीजों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज, सॉरी एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू, वही आ गया फिर से बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप से आप कहेंगे कि यस, चार्ज बाय साइज रेशियो लगभग सेम रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच हो जाती हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। इस वजह से हम सीधे इसका आंसर बोलेंगे सी। देन आ रहा है B2H6 पे आ गए, और द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर, देखो वही B2H6 के पीछे पड़े। इतने सुंदर सुंदर रिएक्शंस हैं बोरॉन के, इवन एनसीईआरटी में भी कुछ अच्छे रिएक्शंस दिए हुए हैं, बट पूछ ही नहीं रहे हैं। ये वो B2H6 के पीछे पड़े हुए हैं, बस उसी को पूछे जा रहे हैं। अबे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और ये 2 होते हैं, अभी हो गई बात। ठीक है, तो खत्म। सर ये सेंटर समझा नहीं। सेंटर क्या है बेटा? देखो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे ना यार, सेंटर कुछ नहीं है, ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, तो उसको कह दिया जाता है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन यहाँ जो ये वाला बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन एक बोरॉन का है, एक हाइड्रोजन का है, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज हुआ है इतने रीजन में, जो कि 3 लोगों के बीच में शेयर हो रहा है, इसलिए उसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह दिया जाता है, बस। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन दिस इज क्वाइट इजी वन। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी बेटा नीचे वाले की ज्यादा रहती है, थैलियम की ज्यादा होती है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने में घटती है। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है।
तो यहाँ पे ना एक डाउट आ रहा है, देखो ये बच्चा एक डाउट पूछ रहा है कि वैसे तुम कार्बन फैमिली में चले गए, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा रेलेवेंट है इस क्वेश्चन से तो मैं बता देता हूँ कि Sn+2 और Sn+4 में ज्यादा स्टेबल कौन है सर? तो आपको क्या लगता है कौन है ज्यादा स्टेबल? +4 है ज्यादा स्टेबल, जी हाँ, +4 है। अब बच्चों को लगता है कि सर आपने तो कहा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घट जाता है। अरे घट जाता है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ये सब? एसएन के ऊपर जो भी है ना, जो भी एसएन के ऊपर है, कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और फिर टिन और लेड, जो भी। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एसएन का +4 और जर्मेनियम के +4 में जर्मेनियम का +4 ज्यादा स्टेबल। हम उससे कंपेयर कर, हम 2 और 4 में कंपैरिजन ही नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दैट डजंट मीन कि वो +2 से भी कम हो जाएगा, ऐसा बोला ही नहीं गया है इस स्टेटमेंट में। आई होप समझ आ रही होगी। तो इन दोनों में Sn+4 बेटर है। ज्यादा कंपाउंड्स पाए गए हैं यार, अब ये बेटर क्यों है इसका रीजन नहीं बता रहे कुछ, आप खुद ही देखो, आपने आसपास अपने ज्यादा कंपाउंड्स देखे होंगे Sn+4 के। आप जब रिड्यूसिंग एक्शन भी देखते हो Sn+2 को, आप देखते हो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्टीफन रिएक्शन और बहुत सारी जगह आप यूज भी करते हो। इवन आप जब आप नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हो तो भी आप Sn+2 का यूज करते हो, Sn का यूज करते हो, तो आप समझ लीजिए वो Sn+4 ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये मतलब होता है हाइयर, तो आप 2 और 4 में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ऐसे उस स्टेटमेंट के भरोसे। सिर्फ अगर +4 का करना है तो कर पाओगे। अब यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज क्वाइट एन इजी वन। देन नहीं नहीं, वो भी याद रखना है, डी ब्लॉक में नहीं लगता ये, ठीक है? डी ब्लॉक में तो नहीं लगता, डी ब्लॉक में याद रखना है, डी ब्लॉक में तो कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी हो जाता है उसमें, वहां कोई चीज रेगुलर है ही नहीं। और एफ ब्लॉक तो फिर भूल ही जाओ, तो कोई सर पैर ही नहीं। देन द हाइड्राइड इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन सा हाइड्राइड है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है? AlH3 बिल्कुल डेफिशिएंट है, B2H6 डेफिशिएंट है, गैलियम हाइड्राइड भी डेफिशिएंट है, SiH4 डेफिशिएंट नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। नहीं, B2H6 सेल्फ सफिशिएंट है, नहीं है, ऐसा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इसके भी कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आपने लुईस बेसिस के साथ इसके रिएक्शंस तो पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं, क्लीवेज रिएक्शंस। जी हाँ, क्लीवेज रिएक्शंस हम इसके देख सकते हैं, अभी उस पर चर्चा भी करते हैं। देखो आगे क्वेश्चन ओ, ग्रुप 14 आ गया। तो देखो कितना बकवास क्वेश्चंस बनाया गया है इस खूबसूरत चैप्टर से, कि इन्होंने सब कुछ B2H6 के स्ट्रक्चर के अराउंड निपटा दिया है पिछले 3 साल में इस चैप्टर को, है ना? इससे वाहियात क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं हो सकता इस चैप्टर से। लेकिन हम चलो, अब समय काफी बचा हुआ है, मैं 14 नहीं कराता, 13 के ही कुछ अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? चलो इससे थोड़ा हम रिलेटेड क्लीवेज रिएक्शन की बात कर सकते हैं क्या अभी? तो क्लीवेज रिएक्शन की बात कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये क्लीवेज रिएक्शन में होता क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, B2H6 पे आई है, तो इसकी बात एक बार कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे पहला मैं रिएक्शन बोलूंगा, सबसे पहले आप कराइए इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं
तो आप ये देखें कि सिमेट्रिकल क्लीवेज होती है बॉन्ड्स की, ये सिमेट्रिकली इस तरह से टूट जाएगा। ये ऐसे टूट रहा है कि कैसे टूट रहा है ये मैकेनिज्म नहीं है, ये आंसर लाने का तरीका है। ठीक है, तो यहां से तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद आप पाएंगे कि BH3 फ्रेगमेंट बना हुआ है। और अब इस BH3 को पे कोई चार्ज नहीं है, सिमेट्रिकली टूटा, कोई चार्ज नहीं है। CO जो है आपको पता है एकदम विख्यात लाइगेंड है, तो CO जो होगा इस पे तरस खाएगा और अपने कार्बन से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल में, और इस तरह से आपके पास 2 यूनिट्स इसके बन जाएंगे। तो कोई चार्ज वार्ज का चक्कर नहीं है, दिस इज सिंपली अ सिमेट्रिकल क्लीवेज, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। अच्छा, अमोनिया का रिएक्शन थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर C से कैसे होता है डोनेशन? बेटा CO का ये जो C का इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर, वो डोनेट करता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये C का लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल? कोई मुझे बताएगा कौन से ऑर्बिटल? प्योर पी में, प्योर पी में। अच्छा, प्योर पी में, चलो ठीक। पाई स्टार? नहीं, पाई स्टार नहीं। आप ना CO को अगर सही मायने में समझना है, अच्छा चलो चलो चलो, एक सवाल और, सिग्मा में। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, चलो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे ये जो अपन ने बॉन्ड बनाया, मैं बताऊं जितने भी आंसर आप लोगों ने दिया, सिग्मा, SP, इधर उधर सब गलत। ये जो लोन पेयर होता है ना, ये होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO में होता है, NBMO में होता है विथ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, विथ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये होता है। इसके लिए आपको CO का एमओ डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। क्या सर मेंस की सिलेबस में है? मेंस की सिलेबस में नहीं सर। क्या एडवांस के में है? बिल्कुल है एडवांस के लिए। एडवांस के लिए बहुत लोग आपको बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, फालतू लोग हैं वो। एडवांस के लिए आपको इसका एमओ डायग्राम कायदे से पढ़ना होगा, तभी मेटल कार्बोनिल्स की केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी अच्छे से। JD ली में दिया है शायद, हाँ JD ली में दिया है, और JD ली में सही दिया है। बहुत सारी किताबों में गलत भी दिया हुआ है CO का एमओ डायग्राम, JD ली में सही दिया हुआ है। ठीक है, JD ली से आप पढ़ सकते हैं, ऑल्दो वो आपको खुद से वो डायग्राम देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या होगा। ठीक है, एक्सेप्शन, CO का एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन नहीं होता है यार, वो एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सब कुछ आता है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। लेकिन वो जो कैलकुलेशंस है वो हमारी रीच में नहीं है, तो देयरफॉर हम उसको याद रख लेते हैं इस तरह से। JD ली इंडियन वाली प्रेफर करनी चाहिए या ओरिजिनल? अगर आप JEE की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल सुदर्शन गुहा वाली प्रेफर करो, इंडियन वाली बढ़िया है वो। ठीक है, अच्छे से वेल डिजाइंड है एज पर JEE एडवांस्ड एंड JEE मेंस, वेल डिजाइंड है, इतना कह सकता हूँ। हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन डेंस चाहिए तो फिर आप JD ली अच्छा फॉरेन वाली यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन आपको जरूरत नहीं उतनी की, आप इंडियन वाली यूज करो, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ तो भाई CO की बात कर रहे थे, ठीक है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, बहुत जगह लिखा रहता है, मैंने ये भी देखा है कि जब CO ऐसा इलेक्ट्रॉन, जैसे इसी मॉलिक्यूल की बात करें, जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? या जब CO प्लस में कन्वर्ट होता है, कुछ ऐसा पढ़ा है ना, CO प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत जगह ये लिखा हुआ रहता है
3.5 ऐसा लिखा हुआ देखा है बहुत जगह, 3.5 लिखा दे। क्योंकि क्या लगता है, जब सीओ का कैलकुलेशन करते हैं एमओटी से, तो हम ये देखते हैं कि सीओ में ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम मान लेते हैं कि वो कहाँ पे है, वो है हाउ कैन इट एग्जिस्ट। अरे आप लोग एग्जिस्टेंस पे सवाल मत करो, सब एग्जिस्ट होता है, सब एग्जिस्ट। ठीक है, 3.5 इज रॉन्ग, 3.5 इज रॉन्ग। बट आपके मन में चल रहा होगा सर 3 से बड़ा थोड़े ना हो सकता है। बट मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विथ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएगा जरूर, बट वो जितनी नॉर्मल एंटी बॉन्डिंग से निकलने में इलेक्ट्रॉन बढ़ता उतना नहीं बढ़ाएगा, उतना नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 से 3.5 के बीच में कुछ बॉन्ड ऑर्डर आता है, 3 से 3.5। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं हवा लगा होगा क्या बोला मैंने, बट थोड़ा सा अगर आप इसको बस याद भी रखें तो अच्छी बात है। सर एडवांस के लिए हेट्रोलिटिक कंपाउंड्स का भी एमओ डायग्राम है, नहीं है भाई, बस सीओ का पढ़ना है। ठीक है, सीओ का पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, एनओ का भी नहीं पढ़ना है, एनओ का भी नहीं पढ़ना है, वो आईआईटी जैम की सिलेबस में है। आपको सीओ का पढ़ना है सिर्फ, सीओ को थोड़ा पढ़ें डेप्थ में, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स आपकी सिलेबस में। हाँ भाई, तो हम अब अमोनिया के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, चलो उधर नहीं जाते थोड़ा, नहीं तो फिर मैं बहक जाऊंगा, इधर उधर की बातें और हो जाएंगी फिर बहुत सारी, अभी उतनी जरूरत नहीं, वो उसके बाद बात करेंगे। चलो बेटा देखो, B2H6 का एक और रिएक्शन, B2H6 का अमोनिया के साथ रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमोनिया के साथ। देखो अमोनिया के साथ ना बेटा तीन तरह से रिएक्ट करा सकते हो। एक तो आप अमोनिया को ले लो एक्सेस में और टेम्परेचर थोड़ी लो रखो, थोड़ी लो टेम्परेचर रखो, बहुत हाई नहीं, रूम टेम्परेचर या उससे लो टेम्परेचर आप थोड़ा लग रखो। तो क्या बनता है याद है, क्या बनता है इसमें, इसमें होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ दैट B2H6। और इस अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का जो रिजल्ट है वो ये है कि ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ दो। तो जब आप इसको ऐसे तोड़ रहे हो तो आप देख पा रहे होगे बेटा कि BH2 जो है उसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और जो आपके पास BH4 है उस पे एक माइनस चार्ज आ रहा है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है नॉर्मल BH3 फ्रेगमेंट के रिस्पेक्ट में। आप अगर कंपैरिजन करोगे तो अब क्या होगा, अब इसको तो जरूरत है नहीं किसी कॉम्प्लेक्सेशन की, लेकिन इस BH2 प्लस को तो बिल्कुल है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इसको जरूरत है, इसके पास अभी दो दो वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं, तो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इसको देंगे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहा है, तो कोई नेट चार्ज डेवलपमेंट नहीं होने वाला, तो नेट चार्ज +1 ही रहेगा। और ये कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, दिस इज BH2NH3 होल ट्वाइस, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, नेट प्लस और नेट माइनस, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड। और आपको आ, इसी रिएक्शन को बेटा अगर हाई टेम्परेचर में कराया जाता है, थोड़े हाई टेम्परेचर में कराया जाता है, तो क्या होता है, यस, ठीक है, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा अगर हाई टेम्परेचर पे कराया जाता है, तो देखो मैं थोड़ा सा और एग्जैक्ट बताऊं, अ, अगर बोराजीन का जो रिएक्शन है ना, बोराजीन का रिएक्शन, बिल्कुल बोराजीन का जो रिएक्शन है,
देखो अगर अमोनिया को मैं एक्सेस लेता हूं, एक और कंडीशन बता रहा हूं इसी में ना, B2H6 का रिएक्शन, अमोनिया को मैंने अगर एक्सेस में लिया और इसको मैंने लिखा हायर टेम्परेचर, एंड दैट हायर टेम्परेचर अगर मैं 200 डिग्री से ऊपर चला गया तो क्या बन जाता है, याद है? तो बन जाता है 200 डिग्री से ऊपर चला गया तो बनता है बेटा बोरॉन नाइट्राइड, BN। ओके, तो बनता है बोरॉन नाइट्राइड, दैट इज BN। एंड अगर हम इसमें लगभग 200 डिग्री पर है, जी हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बिल्कुल इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस पर है और यहां पे अमोनिया का शायद 2:1 रेशियो में रिएक्शन होता है B2H6 और अमोनिया का, थोड़ा सा एग्जैक्ट बता रहा हूं, 200 डिग्री पे करा रहे हो तब बनता है बेटा बोराजीन, तब बनता है बोराजीन, दैट इज B3N3H6। और इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सब पॉइंट्स आपको पता होंगी, आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, ठीक है? तो ये मोल रेशियो 2 अमोनिया इज टू 1 B2H6 का रिएक्शन है, इस मोल रेशियो में ये रिएक्शन होता है। हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है पार्थ, बिल्कुल रहता है। तो भाई ये रिएक्शन आप ध्यान रखें, ये BN बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप तो समझते हैं ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन एटम्स नहीं है, बट BN जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और इसको और ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, और ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है तो BN अपनी शायद लैटिस चेंज करता है और वो इनऑर्गेनिक डायमंड भी बन जाता है ना? इनऑर्गेनिक डायमंड भी बन जाता है। तो ये सब रिएक्शंस है, एनसीईआरटी में दिया है क्या BN वाला? एक बार चेक करना, तो दिया है? नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखो ना, BN थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि फेमस है, वो पूछ लेंगे फिर आपको, फिर ऐसा नहीं आप बोल पाएंगे एनसीईआरटी में नहीं दिया। अच्छा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है क्या? हाँ करता है, नील करता है। नहीं, कंडक्ट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। अब ये देखो, ये बताओ मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ। तो बोरॉन करता है क्या नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन? करता है, बिल्कुल करता है, हाई टेम्परेचर पे करता है। एल्यूमिनियम करता है क्या नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन? जी बिल्कुल, दोनों ही करते हैं, और यही दोनों करते हैं ना, याद रखना बेटा, यही दोनों करते हैं। अच्छा एक बात और, एक बात और, देखो ये जो बोरॉन है, क्या ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है? बोरॉन क्या एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है? नहीं करता, नहीं करता। मैं बताऊं, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, बट ये सिर्फ ऑक्सीडेटिव एसिड्स के साथ करता है, मतलब कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फिर नाइट्रिक एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। क्या होता है सर रिएक्शन, देख लो, बोरॉन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है इसका, और बोरॉन जो है ऑब्वियसली, हाँ कॉपर वाली हरकतें करता है, बिल्कुल ये कॉपर वाली हरकतें करता है। एंड ये पूछ रहा है मोहित शायद कि सर सिस 1 2 डायोल्स, तुम शायद उसके साथ कंफ्यूज हो रहे हो, वो बोरॉन का रिएक्शन नहीं। सिस 1 2 डायोल्स H3BO3 का कॉम्प्लेक्सेशन,
टू ड्रैग दैट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, शायद तुमने सॉल्ट एनालिसिस या टाइट्रेशन के वक्त पढ़ा हो, वो सिस 1,2 डाइऑल्स उसका रिएक्शन, वो H3BO3 का कॉम्प्लेक्सेशन होता है एंड उसके साथ रिएक्शन आगे बढ़ती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, हाँ हाँ बिल्कुल ऑर्थोबोरिक वाले में आता है। आज तो ऐसा लग रहा है हम बस बातचीत कर रहे हैं, बट अच्छा है, चलो मजा आ रहा है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो बनाता है क्या उसके साथ अपना, वो कॉम्प्लेक्सेशन करता है इथिलीन ग्लाइकॉल? सर ऑब्वियसली करता होगा, ऑब्वियसली करता होगा, है ना? नहीं करता है, देखना एक बार। इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं करता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, फिर भी आप लोग एक बार चेक करना कहीं सोर्स में। इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं करता। क्यों? क्यों 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 क्यों? रीजन इज अननोन। यस, रीजन इज अननोन। एग्जैक्टली दिस इज द केस। नहीं, रीजन इज एकदम अननोन, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल डज नॉट मेक दैट कॉम्प्लेक्स विथ H3BO3। तो ये एक बार मैं थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगा। वैसे मेरे को 99.9% याद है कि वो नहीं करता कॉम्प्लेक्सेशन। चलो, तो बोरॉन बेटा कंसंट्रेटेड के साथ ये H3BO3 बनाता है एंड साथ ही साथ अब वही कॉपर वाली हरकतें हैं, तो भाई SO2 निकलेगा, ये रेड्यूस होगा। और बोरॉन HNO3 के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बनाता है H3BO3 और देगा ये NO और देगा। नोट्स में करता है लिखा है, नहीं करता है शायद यार। मैं जेडी ली का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब ऐसे तो मैं रिएक्शन तो नहीं करा के देखा है मैंने, जेडी ली का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब मैंने रिएक्शन तो नहीं कराया हुआ है, ट्रस्टेड बुक है, मानता हूँ ट्रस्टेड थोड़ा सा, उसी का रेफरेंस देके बता। ठीक है, उस पर बाद में देखेंगे। तो बेटा देखो, यहाँ बोरॉन हो गया, ये एसिड हो गया, HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बोरॉन के रिएक्शन हो गए। चलो ठीक है। और और कुछ बातें सर, और कुछ बातें। तो ये रिएक्शन सबको समझ आ गया ना, ये B2H6 के इतने रिएक्शन। अच्छा, ये 3 डिग्री अमीन्स वाले रिएक्शंस भी हैं, वो भी है। नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट यू मस्ट नो दीज रिएक्शंस एज वेल। 3 डिग्री अमीन्स वाले CH3 होल थराइस एंड 3 डिग्री अमीन कैसा ले जाएगा? भारी है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, भारी है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। इवन विथ Me3P भारी है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। ठीक है, अच्छा 3 डिग्री अमीन भी दिया है, बढ़िया है। तो सर ऐसा क्यों है भारी है? कुछ लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं, हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर, शुद्ध बकवास है वो सब, आपको याद रखना है बस और कुछ नहीं। ठीक है, वो हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर फुल बकवास थ्योरी है, वो मेरे को पसंद ही नहीं है, तो खासकर इनऑर्गेनिक में तो नहीं पसंद है वो थ्योरी लगाना। ठीक है, वो कुछ भी कहती है, वो कोई सर पैर नहीं है उसका। तो वो सब मत करो, आप सीधे इसी को मानो और इससे आंसर करो, इतना ही जरूरत है। तो ये सेम आप, जैसे सेम एज किसके जैसा बेटा? सेम एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सेम एज कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन होगा। अच्छा, और कौन से रिएक्शन है जो हमने भी इसमें, देखो क्वेश्चन ही नहीं आया, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है बेटा कि बोरैक्स पे कुछ नहीं है। हाँ बोरैक्स, आ रहा हूं तुषार, उसी पे आ रहा हूँ। बोरैक्स पे इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। तो सबसे पहले बोरैक्स में ना एक बात करते हैं, सबसे पहले हम ना चलो बोरैक्स में पानी डालते हैं। तो चलो एनसीईआरटी के विद इन रह रहे हैं अपन, ठीक है। Na2B4O7 पानी डालते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या बन रहा होता है इसमें, किसी को याद है रिएक्शन हाइड्रोलिसिस में? जी हाँ, H3BO3 फॉर्मेशन होता है।
लेकिन ये थोड़ा सा मजेदार है ना इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा मजेदार है। कैसे कैसे सर, क्या मजेदार है हाइड्रोलिसिस में? देखो हाइड्रोलिसिस देखना इसकी ना, थोड़ा मजेदार है इसकी हाइड्रोलिसिस। Na2B4O7 है, और साथ में पानी जब डाला ना तो H3BO3 तो बना ही, लेकिन साथ में NaOH भी बन गया, साथ में NaOH भी बन गया। और अब ये NaOH और H3BO3, अब बैलेंस वैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहा मैं। अब आप NaOH और H3BO3 को जब देखोगे, ये थोड़ा एक्सेस में बन रहा होता है, फिर ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है एसिड बेस, ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है। यू कैन जस्ट चेक बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन, शायद ये 4 होगा, ये 2 होगा, तो ये बेटा एक्सेस में बन रहा होता है। और देखो तो ये 4 है, ये 2 है, 4 और 2 ही है ना, एम आई राइट इन बैलेंसिंग द थिंग्स? राइट है ना, बैलेंसिंग तो 4 4 3, ठीक है, सही है, बैलेंसिंग ठीक है। तो अब बेटा जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन होगी तो क्या बन रहा है? बन रहा है BOH होल 4 माइनस, कितने मोल बना सर? अरे 2 मोल बना बेटा, 2 मोल। और ये भी कितना हुआ? ये भी 2 हुआ। अरे बहुत मजा आ गया सर, क्या मजा आ गया। बोरेट बफर तो बना है, चलो वो तो सभी को पता रहता है, लेकिन अब आपको मेरे आयनिक के जो लेक्चर्स थे उसमें थोड़ा जानना होगा। क्या हमने बफर कैपेसिटी को बहुत प्यार से पढ़ा था? जी हाँ, पढ़ा था। और हमने ये कहा था बफर कैपेसिटी में कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आता है, बहुत सुंदर बफर बनता है। अरे यार ये तो मस्त बात है सर, देखो बफर डाला हमने, ये 2 मोल, ये 2 मोल लगभग बराबर ही बन रहे हैं दोनों। मतलब बोरैक्स में पानी डालो, एकदम एसिड और बेस, कॉन्जुगेट बेस दोनों बराबर अमाउंट में बन के आते हैं, बहुत ही खूबसूरत बफर बनता है जिसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको? यस, गुड। तो पहला रिएक्शन हमने इस तरह से देखा, Na2B4O7 रिएक्टिंग विथ वाटर फॉर्मिंग अ बोरेट बफर ऑफ हाईएस्ट बफर कैपेसिटी। ठीक है, और कौन सा रिएक्शन है इसका सर? चलो और थोड़ा थोड़ा जो जो रिएक्शन याद आ रहा है मुझे अपन बात करते हैं उस पर, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ बेटा दूसरे पे, बोरैक्स बीड पे चलो। अच्छा, बोरैक्स बीड से पहले ना बोरेट की टेस्टिंग कर लेते हैं, बोरेट की टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे B4O7 2-, क्या है भाई इसकी टेस्टिंग? टेस्टिंग ऑफ दिस, अब आपको अगर लगे ये टेस्टिंग नहीं है सर एनसीईआरटी में, लैब मैनुअल में है और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, आ सकती है एग्जाम, तो इसकी टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट है किसी को याद है? बोरेट की टेस्टिंग के लिए एक थोड़ा सा जो स्पेशल एकदम स्पेसिफिक टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी छोटे मोटे टेस्ट तो ठीक है। जो एकदम, हाँ बिल्कुल, ग्रीन एज फ्लेम वाला, स्वेलअप वाला बेटा दूसरा है, स्वेलअप वाला ना, स्वेलअप वाला दूसरा है, उस पे मैं बता रहा हूं। बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट इज एक्चुअली नॉट द स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ बोरेट्स, ऑल्दो बोरेट उससे आइडेंटिफाई होता है, बट उसका जो मेन पर्पस होता है वो तो अपन डी ब्लॉक कैटायंस आइडेंटिफाई करते हैं ना, मेटाबोरेट्स बना के आते हैं, उस पे आते हैं बोरैक्स बीट पे। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? यस, इसमें आप थोड़ा सा एसिड डालो, आप थोड़ा एसिड डालो इसमें, कंसंट्रेटेड थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, और पानी भी डालना है। मतलब एक तरह का हम यहाँ करा रहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से यू आर गेटिंग H3BO3, ये किया आपने। अब क्या करो, अब इसमें आप इथेनॉल डालो, आप इसमें इथेनॉल डालो, आप इसमें इथेनॉल डालो, और बिल्कुल नशे में आके आग लगा दो, आग लगा दो बिल्कुल, और इसमें आग लगा, तो आग लगा दोगे तो क्या होगा?
अब आग लगा दोगे तो वोलेटाइल इथाइल बोरेट बन जाएगा और नशे में वो आपको हरा हरा दिखेगा। ठीक है, तो ये बनेगा भाई BOET होल थराइस, एंड दिस विल बी वोलेटाइल, एंड वोलेटाइल ग्रीनिश हो जाएगा आपका फ्लेम, और इस तरह से बोरेट को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज अ गुड रिएक्शन, गुड आइडेंटिफाइंग टेस्ट। एंड देन आता है बेटा बोरैक्स बीड। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यू गाइज मस्ट नो दिस टेस्ट, बोरैक्स बीड। तो बोरैक्स बीड से पहले थोड़ा हीटिंग देख लें, बोरैक्स की हीटिंग उसका मैं टेम्परेचर भी एग्जैक्ट थोड़ा बता देता हूँ, मेरे पास डेटा अगर हो तो। वैसे हीट का आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, किसको हीट करके क्या बनता है अगर वो भी ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। किसको हीट करके क्या बनता है, ऑल्दो मैं टेम्परेचर्स के साथ आपको बता देता हूँ। तो आप अगर सिर्फ अभी मैं बोरिक एसिड की बात करता हूँ, सपोज मैं बोरिक एसिड लेता हूँ, बोरिक एसिड इज H3BO3, और H3BO3 को बेटा हीट कर रहे हैं 100 डिग्री। शुरू में क्या बनता है, 100 डिग्री पे हीट, पहला स्टेप क्या बनता है, मेटाबोरिक एसिड याद आ रहा है, सीधे इसी में खड़े खड़े पानी निकाल दो ऐसा। यस, मेटाबोरिक एसिड HBO2 फॉर्मेशन होती है। दिस इज मेटाबोरिक एसिड, दिस इज मेटाबोरिक एसिड। एंड आफ्टर दिस आप इसको और हीट करो 160 डिग्री, 160 डिग्री, इट फॉर्म्स H2B4O7, it forms H2B4O7, and when it is heated very strongly, एक तरह से मैं कहूं अगर आप इसको रेड हॉट करो, काफी हीट करो, then you get B2O3। ठीक है, then you get ये अभी बोरैक्स बीट टेस्ट के बारे में नहीं बताया मैंने, हीटिंग सीक्वेंस ऑफ H3BO3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीटिंग सीक्वेंस ऑफ H3BO3। ओके, शायद एनसीईआरटी में इसके बाद डायरेक्ट ये दिया हुआ है, तो ठीक है, क्लियर है। इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको याद रखने का एक तरीका है। अब इसको याद कैसे रखना है, आप ऐसा इमेजिन करो कि हीट करते हैं तो पानी निकलती है, पानी निकलती है, तो पर बोरॉन हाइड्रोजन को अगर आप काउंट करो तो हाइड्रोजन पर बोरॉन कम हो रहा होगा। यहां पर बोरॉन 3 हाइड्रोजन है क्योंकि पानी निकल रहा है, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, पानी निकल रहा है ऐसा इमेजिन करो। ये कोई बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक तरीका है जिससे थोड़ा बहुत हम बोलने लायक होते हैं रिएक्शन के बारे में। तो भाई थोड़ा देखो, पर बोरॉन 3 हाइड्रोजन है, पर बोरॉन 1 हाइड्रोजन है, पर बोरॉन आधा हाइड्रोजन है, और अब यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो एक तरह से डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो पर बोरॉन हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है। तो दिस इज हीटिंग सीक्वेंस ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, ये भी पता चल गया। ठीक है सर, थोड़ा बोरैक्स बीड पे भी थोड़ा सा रोशनी डाल दो, बोरैक्स बीड के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। चलो, उसमें क्या था बेटा, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, Na2B4O7। जो सभी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अभी याद आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद आ रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं, तो सभी रिएक्शंस को अच्छे से देखना सभी बच्चे। अब देखो बेटा, Na2B4O7 क्या करते थे, इसको डॉट 10H2 होता था, हीट करते थे, हीट करते थे, तो पहले तो ये पानी उड़ता था, और पानी उड़ता था तो ये स्वेल अप हो जाता था, कुछ ऐसा फिजिकल अपीयरेंस हमको देखने को मिलता था। तो ये स्वेल्स अप, इट स्वेल्स अप बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। सर पानी निकला तो स्वेल अप क्यों हुआ, अरे वो लॉजिक वॉजिक नहीं है, वो फिजिकल अपीयरेंस उसकी जो है वो स्वेल अप हो गया, इतना ध्यान रखो, बस उस पे मत घुसो। देन आफ्टर इसको और हीट करते हैं, इंटेंस हीट करते हैं, तो व्हाट वी गेट NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3, आपको ये मिलता है। और फिर इसी को ठंडा वंडा करते हो तो एकदम चमकने लगता है ये बीड की तरह, एंड दिस इज कॉल्ड बोरैक्स का बीड। ठीक है, दिस इज बोरैक्स का बीड। फिर आप वही प्लैटिनम वायर वगैरह लेते हो, प्लैटिनम वायर लेके फिर जिस सॉल्ट सैंपल को आपको टेस्ट करना है,
जिस भी सॉल्ट सैंपल को आपको टेस्ट करना है, उस सॉल्ट सैंपल को आप लेकर इसमें चिपकाते हो। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं इसमें, बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं इस टेस्ट की, बट फिलहाल हम इतनी ही बात करते हैं कि उस सॉल्ट को चिपकाते हैं। उनमें से एक आध प्रिकॉशन ऐसा है, नहीं है वेद, कुछ ऐसा नहीं, रिएक्शन है बस। तो यहाँ आयनिक फॉर्म में है तो ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा, वहां पे कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में है तो वैसा रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोरैक्स बीड। अब जब आप इसमें वो चिपकाएंगे सॉल्ट को, तो अब वो जो सॉल्ट है जनरली वो डी ब्लॉक के रंगीन कैटायंस होते हैं। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन बहुत सारा इसमें, एक छोटा सा ये बता दूं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट को नहीं चिपकाना रहता है, नहीं तो वो जो कलर है ना वो अच्छे से आता नहीं, वो पूरा एकदम ओपेक हो जाता है, एकदम ब्लैकिश सा हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा बहुत इंटेंस कलर्ड होते हैं मेटाबोरेट्स। तो एक छोटा प्रिकॉशन ये रहता है कि जो सॉल्ट आप चिपकाओगे उस बोरैक्स बीड में, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में कब रखना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कब रखना है, सबका कलर अलग 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 रहता है, बहुत बातें हैं। बट फिलहाल हम जैसे ये देखते हैं डी ब्लॉक के कैटायंस है, और डी ब्लॉक के कैटायंस कलर्ड होते हैं। जब हम इसमें डालेंगे, मान लो कॉपर+2, मैं कॉपर+2 का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, एनसीईआरटी में यही मेंशन है शायद। तो कॉपर मेटाबोरेट बनता है CuBO2 होल ट्वाइस, और दिस कॉपर मेटाबोरेट दैट इज क्यूप्रिक मेटाबोरेट। अच्छा कोबाल्ट दिया है क्या? अच्छा ठीक है, कोबाल्ट दिया है, ठीक है कोई बात, एनसीईआरटी का ठीक है, कोबाल्ट दिया। तो कोबाल्ट मेटाबोरेट ब्लूइश कलर का होता है, और क्यूप्रिक मेटाबोरेट भी लगभग ब्लूइश ही होता है, ये भी ब्लूइश ही होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे डिस्टिंग्विश होता है, ये कैसे डिस्टिंग्विश होता है? अलग अलग फ्लेम में अलग अलग कलर होते हैं, एग्जैक्टली वो फ्लेम, अलग अलग फ्लेम के कलर नहीं याद आ रहे, तो इसलिए अभी वो नहीं बता पाऊंगा, लिस्ट होती है उसकी, वहां से डिस्टिंग्विश हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ना, रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स, है ना, वहां अलग अलग रिएक्शन होती है, तो उस हिसाब से कलर डिसाइड होती है। वो लिस्ट याद करनी है, नहीं करनी है वो लिस्ट याद, कोई बात नहीं, नहीं पता ना अभी मत परेशान हो, छोड़ दो ना उसको, मैं कह थोड़े ना अभी याद। आप बस एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कॉपर का मेटाबोरेट, एक चीज ये ध्यान रखना कि किस चीज का कलर आता है, तो मेटाबोरेट का आता है BO2- का, ठीक है, इसको ध्यान रखना, मेटाबोरेट्स का कलर आता है। और ठीक है सर, एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम एक्सप्लेन। देखो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम क्या है आपका, ये फ्लेम है, मानो ये फ्लेम है कुछ। अब अब ये क्या, फ्लेम का ये वाला जो पोर्शन है ना, अंदर वाला पोर्शन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर वाले पोर्शन में आपके पास ये जो हाइड्रोकार्बन आप जला रहे हो, आप जो भी चीज जला रहे हो, हाइड्रोकार्बन जला रहे हो, तो अंदर में क्या होगा, यू माइट गेट सम कार्बन पार्टिकल्स, यू माइट गेट सम कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स, एंड कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स अगर हैं, तो अगर आप अंदर डाल के हीट कर रहे हो, तो यू मे गेट रिडक्शन रिएक्शंस अकरिंग देयर, रिडक्शन हो सकता है। और वही अगर आप ये बाहर वाले पोर्शन पे ऐसे बाहर से हीट कर रहे हो, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये गर्म है, और गर्मा गर्म ऑक्सीजन है आपके पास। तो गर्मा गर्म ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ाता है, ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ाता है, और वहां ऑक्सीडेशन होती है। तो इस पोर्शन को आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोल सकते हो, और अंदर वाले पोर्शन को आप रिड्यूसिंग फ्लेम बोल सकते हो। रिड्यूसिंग फ्लेम को आप ल्यूमिनस फ्लेम कहते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ल्यूमिनस फ्लेम कहते हो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को आप नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हो। ये इस पे क्वेश्चन आया है यार, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस पे क्वेश्चन आया है, मैंने, मेरे को याद आ रहा है क्योंकि मैंने अभी एनएसईसी और जेई मेंस वाले जो 78 पार्ट्स डाले,
उसमें फिलहाल में ही एक क्वेश्चन मैंने डाला है इस पे, तो आया है इस पे क्वेश्चन, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, शायद कॉपर आयन पे कुछ पूछा है। ठीक है, एक बार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट अभी मैंने ये कहा तो मुझे ध्यान आ रहा है कि आया है क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ये हुई बात बोरैक्स की। कुछ और खास तो बचा नहीं है। बोरैक्स का स्ट्रक्चर सबको आता है, बोरैक्स का स्ट्रक्चर सबको आता है, उसमें कोई खास बात बची नहीं है। और एनसीईआरटी में कुछ और जो चीज जो हम डिस्कस कर सके, तो ऐसा कुछ और खास है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के बारे में इतनी बातें काफी है। सो यस, अब कल की क्लास में हम करेंगे कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, इसमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। आई होप आज भी आपको कुछ नई चीजें तो सीखने को जरूर मिली होंगी, है ना? मिली होंगी कुछ नई चीजें तो बिल्कुल मिली होंगी। और कार्बन फैमिली में भी मिलेंगी, उसमें सिलिकेट सिलिकॉन्स और ये सब बातें हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जितने इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं उसको कोशिश करना कि आप थोड़ा याद रख सको, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, चलो ठीक है फिर। और